नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रुति सिंह। तो आज हमारे बीच मौजूद हैं एक नामचीन चेहरे। जी हां, इन्होंने समाज सेवी नाम पर काफी कुछ मुकाम हासिल किया है। अभी तक कई लोगों की मदद भी की है। बरही क्षेत्र की बात कर ली जाए तो इनका काफी नाम है। तो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अविनाश आर्य चंद्रवंशी जी। कशिश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपसे बातें करेंगे, आपके बारे में जानेंगे, क्योंकि समाज सेविका के तौर पर या समाज सेवी के तौर पर समाज के लिए अभी तक आपने बहुत कुछ किया है। पिछले 10 वर्षों से आप समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो आज आपके बारे में बात करेंगे, आपसे आपकी कहानी जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आजकल क्या हो गया है कि बहुत सी चीज़ें नेगेटिव पॉजिटिव आ रही हैं। आपके थॉट में ये कैसे आया कि समाज के लिए कुछ करना है? शुरुआत इसी से करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको मैम, और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। और आज हम लोग नवरात्रि के शुभ अवसर पे बैठे हैं, और आप एक नारी शक्ति के रूप में, आप खुद एक नारी हैं, खुद एक मतलब एक नारी की पूजा होती है, इसलिए आप सभी नारियों को मैं अविनाश आर्य चंद्रवंशी की तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। और आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपकी और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। अब रही बात, आपने समाज सेवा के बारे में पूछा कि समाज सेवा में हमने कैसे आए, किस तरह से आए। तो मैं बता दूं कि अभी आपने बताया कि मैं बरही विधानसभा के एक चौपारण प्रखंड के ग्राम तुरीवा कर्मा एक बहुत ही रूरल क्षेत्र, सुदूरवर्गीय क्षेत्र है, वहाँ पे मेरी जन्म हुई। जब वहाँ पे जन्म हुई तो अपना मूलभूत प्राथमिक शिक्षा हमारा वहाँ पे हुआ, और हमारा ननिहाल भी उसी बरही विधानसभा के अंदर है। एक करियातपुर दुल्मा बोल के जगह है वहाँ पे। तो मतलब देखा जाए तो वहाँ पे हमारा पूरा ऑलमोस्ट हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं सब उस बरही विधानसभा के अंदर हैं। तो बचपन में लोग नानी घर, दादी घर, बुआ घर ऐसे करके लोग आना जाना करते हैं। तो मैं जब भी आना जाना किया करता था तो सबसे पहले मुझे जो दिखती थी वहाँ पे एडुकेशन को लेके, क्योंकि हम घर पे सबसे छोटे हैं, हम 4 भाई होते हैं और एक बहन होते हैं। तो जब सबसे छोटे होते थे तो मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ तो देखा कि भैया लोग नहीं हैं, तो कहाँ चले गए। तो पता चला कि वो पढ़ाई के लिए यहाँ से बाहर चले गए। कुछ भाइयों ने तो बाहर जाके पढ़ाई भी किया, और हमारे भाई ने एक मेडिकल का एग्ज़ाम भी निकाला, डॉक्टर का एग्ज़ाम भी निकाला। तो उस समय फिर मैंने देखा कि जब डॉक्टर का एग्ज़ाम निकाले मेडिकल क्वालिफाइड करने के बाद, तो उनकी पढ़ाई की जब बात हुई तो पिताजी से उन्होंने बताया कि मुझे मेडिकल कॉलेज में दाखिला चाहिए। तो पिताजी ने बोला कि दाखिला तो करवा देंगे, अच्छा है, और सबके बड़ा उनका लगन भी देखते थे कि एक मेडिकल स्टूडेंट दिन रात एक करके वो मेडिकल की एंट्रेंस निकालता है। तो उन्होंने बोला कि बेटा करवा देते, लेकिन क्या है ना कि बेटी है घर में और वो बहुत बड़ी है, और अब उसकी शादी भी करवानी है, तो उसकी एक जिम्मेवारी है। तो अगर तुम्हारा पढ़ाई करवाते हैं तो कहीं ना कहीं उस बेटी का शादी रुक जाएगा, क्योंकि अभी दहेज भी कम से कम 5 लाख 4 लाख उस समय की जो बात है, उस समय ये अमाउंट। अभी तो दहेज तो कर आपको भी पता होगा कि क्या चलता है, करोड़ों में चलता है। तो क्या हुआ था कि हमारा भाई बड़ा फ्रस्ट्रेशन में चला गया, उसका एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि पिताजी ने जब बताया तो पढ़ाई वगैरह छोड़ के आज वो गाँव शिफ्ट कर गया, और उसकी पढ़ाई ऑलमोस्ट छूट गई। फिर बहन की विवाह हुई, तो मैंने उसी समय मुझे लगा ना, सबसे पहले समाज सेवा, उसी समय मेरे दिमाग में ये आया कि सबसे पहले अगर मुझे लड़ना होगा तो इस डॉरी के लिए लड़ेंगे, ताकि कोई बहन अगर पढ़ना चाहे तो बहन नहीं छूट जाए दहेज के लिए कि नहीं उसको अभी देखिएगा आप, हमारे क्षेत्र में तो अगर यहाँ नहीं पता कि अर्बन क्षेत्र में क्या है, लेकिन हमारे रूरल क्षेत्र में तो बच्चियों को ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता है। इसलिए नहीं पढ़ाया था कि अगर वो ग्रेजुएट कर जाएंगे और अगर पीजी कर लेंगे तो क्या है कि उनको बच्चियों को भी लगेगा कि नहीं, हम एक 12th क्लास या 10th क्लास लड़के से कैसे शादी करें, मुझे भी ग्रेजुएट लड़का चाहिए या पीजी वाला लड़का चाहिए। तो वो ग्रेजुएट और पीजी वाला लड़के का बोली दहेज, अभी जो डॉरी है उसमें उनको और भी ज़्यादा दहेज देना ना पड़े। तो हमारे घर के अभिभावक जो खुद हैं, जो पिताजी हैं, जो वो खुद समझते हैं कि हमारे बच्चों को ना पढ़ाते हैं, ज़्यादा 10th या 12th पढ़ाते हैं, ताकि 10th 12th के बच्चे कम से कम बात कर ली जाए एजुकेशन के मामले में, तो जैसे बरही यानी कि झारखंड बिहार का भी बॉर्डर टच करता है, तो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो वहाँ अभी भी एजुकेशन को लेकर के मैंने जो चीज़ फील किया है, चूँकि मैं भी एक रूरल एरिया से ही बिलोंग करती हूँ, तो गाँव अभी भी जाते हैं तो ऐसा सुनने में आता है, अरे इसकी शादी हो गई, इसकी सगाई हो गई। और कहीं ना कहीं आज जब अपने आप को देखते हैं तो
नहीं बोला जा रहा है, वो प्रेशराइज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि फैमिली की भी चीज़ें मैटर करती हैं। तो अभी भी गांव में ऐसा होता है कि डाउरी को लेकर के बेटियों की पढ़ाई रोक दी जाती है। आप कह रहे हैं कि बेटी की भी पढ़ाई रोक दी जाती है, तो ये बड़ा मसला है। ऑफकोर्स अब मसला है ये, और आप देखेंगे, आप सही बताया कि ये हमारा सिर्फ मेरे घर की या मैं बरी का बात नहीं कर सकता हूँ, ये पूरे देश में भी आप अभी भी देखेंगे तो बहुत जगह लोग डॉरी पे बात भी करते हैं, लेकिन डॉरी का शुरुआत खुद अपने घरों से नहीं करते हैं कि मैं क्यों ना हम अपने बेटा का डॉरी बंद करें। और जिस दिन खुद के घरों से और खुद के बेटे से स्टार्ट करेंगे ना, मुझे लगता है कि पूरे देश में आराम से इजी वे में ये हो जाएगा। ये कह रहे हैं इस पर कानून भी बनाई गई है, आपको भी पता होगा कि अब डाउरी जो है वो नहीं लेना है, लेकिन वो सिर्फ कानून के ही तौर पर देखा जा सकता है। कई केस भी रजिस्टर होते हैं कि डाउरी के कारण शादी टूट गई। तो ऐसे में आपकी शादी हो गई है जैसा मुझे पता है, तो आपका डाउरी के तरफ कैसा था जब आपकी शादी हुई? तो फैमिलीज ने प्रेशर बनाया कि डाउरी लेना है, या फिर आप इसके अगेंस्ट खड़े रहे? नहीं, मेरे फैमिली ने कभी प्रेशर नहीं बनाया। इवन कि मेरे फैमिली ने किसी भी चीज़ों के लिए कभी नहीं रोका। इवन कि डॉरी की जब बात आई तो मेरे फैमिली को खुद पता था कि जब शादी करेंगे ही, और उन्हें भी पता था, तो शादी भी ऐसे घर से करना है जब, क्योंकि अगर कोई बड़े घराना से करते हैं और वो मतलब ऑलरेडी गिफ्ट देने के लिए रेडी हैं। आज डॉरी को गिफ्ट भी कहा जाता है, उपहार, कि अब डॉरी नहीं ले रहे हैं, हम उपहार दे रहे हैं, अपनी बेटी को हम गिफ्ट उपहार दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये एक ऑन स्क्रीन तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब पता करेंगे आप तो मुझे ये लगा था कि जब डॉरी लेना ही नहीं है तो एक बड़े घराने की बेटी से क्यों शादी करना है, क्योंकि वो तो उपहार में बहुत कुछ देना चाहेंगे। तो ऐसे घर से शादी करो जिनके जो सही में डॉरी को एक बोझ समझते हैं। तो मेरा ससुराल जो है, मैं जो शादी किया हूँ, मेरे जो फादर इन लॉ होंगे, वो खुद एक मतलब समझे निम्न स्तरीय, मिडिल क्लास नहीं बोलेंगे, निम्न से भी निम्न स्तरीय में आएंगे। तो ये मैसेज आपके आसपास के क्षेत्र में भी गया होगा कि आप चूंकि समाज के लिए इतना काम कर रहे हैं, तो लोगों में ये मैसेज जाना जरूरी था कि उन्होंने खुद दहेज नहीं लिया और एक निम्न स्तरीय घर से लड़की लेकर आए और काफी अच्छे से रह रहे हैं। ऑफकोर्स लोगों को पता भी है और लोग जानते भी है, क्योंकि लोगों को पहले लगता था कि इनका रहन सहन ऐसा है, ऐसे बिलोंग करते हैं, तो श्योर है कोई मतलब अच्छे बिजनेसमैन होंगे या कोई मिनिस्टर होंगे, ऐसे घर से शादी होगा। जब कुछ लोगों को पता चला तो वो आज भी बिलीव नहीं करते हैं कि आप ऐसे शादी किए हैं क्या, वो आज भी बिलीव नहीं करते हैं। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि समाज सेवा का जो भावना है वो कहीं ना कहीं आपके खुद के घर से आया। बहन की शादी, भाई का डॉक्टर का पढ़ाई, इसको लेकर के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे घर में मैंने जैसे पढ़ाई की बात की, वो मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया, तो उस दिन भी मैंने ये सोचा था कि अब हमारा कोई भी बच्चा कम से कम बाहर जाके पढ़ाई नहीं करे, ऐसा मैं कुछ सोचूंगा। क्योंकि उस समय मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे आज भी धुंधली याद है कि मेरी उम्र बहुत होगी तो मैं उसमें खुद 8 या 9 क्लास में होगा। तो आप समझ सकते हैं कि 8-9 क्लास का बच्चे के दिमाग में उसमें बैठा हुआ था। वो दिन में अभी भी नहीं बोल सकता है। मेरे भाई ने फ्रस्ट्रेशन में वो पढ़ाई भी छोड़ दिया और कंप्लीट मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने किसी से बात नहीं किया। ये बड़ी बात है कि उस उम्र में आपने ये सोचा और उस मुकाम को आज कहीं ना कहीं पूरा कर रहे हैं। पिछले 10 साल की बात कर ली जाए तो काफ़ी ज़्यादा आपने मुकाम भी हासिल किया है। समाज सेवी की बात कर ली जाए तो बहुत तरीके आपने कैंपेन चलाए, आपने लोगों को जागरूक भी किया जैसा मुझे पता है। तो एक सवाल पूछना चाहूँगी कि चूँकि समाज सेवा पर आप जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से, तो पॉलिटिकली क्या चाहते हैं आप? आगे एक्सपोज होना चाहते हैं पॉलिटिकल करियर में? आप अपने आप को पॉलिटिकली कहाँ देखते हैं? देखिए, अभी मेरा लगातार अभी मेरा कार्यक्रम चल रहा था, जैसे आपको मैं बता दिया कि इक्यावन बेटियों का विवाह हुआ। उसके बाद क्या था, वो मेरा अभी भी मैंने आजीवन संकल्पित हूँ वहाँ पे कि पहले तो कोई भी शुरुआत कोई भी अपने घर से करता है। जैसे कि आपने सुना कि मैं अपने डॉरी के खिलाफ भी अपने घर से खुद से शुरुआत किया, उसी तरह मैं एक अभियान छेड़ रखा है वहाँ पे। अभी मेरी माटी जो जन्मभूमि है वो बरी है, तो मैंने वहाँ पे भी 51 बेटियों का विवाह करवाया। आजीवन उस जगह के लिए संकल्पित हूँ क्योंकि मेरी जन्म थी वहाँ पे। तो कि जो भी बच्चियाँ की अगर ज़रूरतमंद बेटियाँ हैं और वो शादी के लिए अगर हमारे पास सूचना मिलती है तो आप वहाँ पता करेंगे, मैं वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या दलित से समाज से बिलोंग करते हैं या ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं, मेरा ये कोई क्रेडेंशियल नहीं है। मेरा क्रेडेंशियल है कि वो ज़रूरतमंद है और एक बेहतर इंसान है, वो मेरे से जुड़े। मेरे को कॉल आता है कि मेरी बेटी का विवाह कराना है, ज़रूरतमंद है, मैं उनके घर तक जाके उनका शादी का जोड़ा पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं और आजीवन करते रहने का ये संकल्पित हूं मैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चियां हमारे वहाँ 12th क्लास तक पढ़ती हैं और वो प्रतियोगिता से परीक्षा की तैयारी करना चाहती हैं
और बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, जीपीएससी, कोई भी, तो मैं वो ज़रूरतमंद बच्चियों को अभी निःशुल्क शिक्षा देने के लिए भी मैं संकल्पित हूँ। उनके लिए भी मैं जो कंपटीशन की तैयारी है वो मैं करवा रहा हूँ। आप वहाँ ये भी पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं पूरा बरी अनुमंडल स्तरीय एक स्वास्थ्य कैंप लगा था, स्वास्थ्य मेला, जिसमें हमारे घर से क्या है ना कि हमारे गांव से लोग जब कुछ बीमार पड़ते हैं तो एक बोलेरो गाड़ी बुक करते हैं या कोई भी गाड़ी बुक करते हैं, इसमें 3,000 का खर्च होता है उनको यहाँ आने का। पूरे दिन डॉक्टर के पास लगे रहते हैं लाइन में, लेकिन वो काम ठीक से हो नहीं पाता। 1500-2000 रुपये देते हैं। बिल्कुल। उसके बाद मोटी कमाई की दवा, मोटी पैसे देके दवा लेके आते हैं। मतलब ऑलमोस्ट एक गरीब से गरीब फैमिली कैसे कर्ज करके 10,000 रुपये खर्च करता होगा एक बीमारी पे, आप सोच सकते हैं। और वो भी एक दिन में। एक दिन में। फिर तो मैंने क्या किया, अभी हमने एक स्वास्थ्य मेला लगाया और मैं इसके लिए भी संकल्पित हूँ कि मैं हर 3 मंथ्स में या 3-4 महीने में मतलब जैसे ईश्वर मुझे सामर्थ्य बनवाएगा, जैसे जैसे मेरे पॉकेट में पैसे आए या जो भी रहे, क्योंकि अब जो भी हो रहा है अपने पॉकेट्स मनी से ही कर पा रहा हूँ, तो जैसे जैसे पाएगा हर 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में एक स्वास्थ्य मेला लगाऊंगा, जिसमें आप अभी लास्ट टाइम मैंने लगाया, जिसमें पारस हॉस्पिटल, हेल्थ पॉइंट हॉस्पिटल, कुरिस्टा हॉस्पिटल जैसे बड़े हॉस्पिटल सारे लोग को मैंने वहाँ पे ले गया, उनका स्वास्थ्य चिकित्सा का लाभ दिलवाया, जो दवाइयाँ हो सकती थी तो दवा वितरण करवाया, जो बेसिक जांच हो सकता है वो बेसिक जांच करवाया। मतलब हमारा एक पूरा कोशिश है कि उस जगह पे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की पूर्ण व्यवस्था कैसे हो, कैसे वहाँ के लोग तक जिस चीज़ से अभी तक वंचित हैं वो कैसे वहाँ तक पहुँच पाए। मैंने आपको बता रहे हैं कि आप देख रहे होंगे हर जगह पे टैगलाइन है आज़ादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव, हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव में चल रहे हैं। अमृत महोत्सव मतलब अमृत सुनते ही एक मन में एक अलग सा भाव आता है कि अमृत मतलब कि एक समझिए कि एक अमृत टैगलाइन ही से मतलब लगता है कि एक जिंदा, किसी को जिंदा कर दिया जाए, ऐसा कुछ अमृत वाला चीज़ है, अमर हो जाने वाला चीज़। आप समझ सकते हैं कि हम लोग 75 साल पार कर गए, 80 साल में प्रवेश कर रहे हैं। एक व्यक्ति का उम्र भी 80 साल नहीं होता है। बिल्कुल। हमारी जो जन्मभूमि है चौपारण, आप इन समझ लीजिए कि इन 75 साल के बाद आज भी अगर वहाँ का कोई व्यक्ति अपने बच्ची को या बच्चे को चाहे कि हम अपने बच्ची को अफसर बनाएं, एक नर्सिंग पढ़ा पाएँ या कम से कम एक ढंग का एडुकेशन दे पाएँ, तो आप समझ लीजिए कि आज भी हमारे घर में ग्रेजुएट नहीं हो सकते हैं। आप वहाँ ग्रेजुएट नहीं हो सकते। आप अभी भी वहाँ पे 10th क्लास की पढ़ाई कर सकते हैं, जो फ्री का भात मिल रहा है वो फ्री का भात ही खा सकते हैं। और यही वजह है कि आप जब ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारे यहाँ करेंगे और आपके लोग हैं भी, ग्राउंड रिपोर्ट से पता चलेगा आपको कि बरही के, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बरही में अगर 100% में 97-98% के घर के लोग हैं जो या तो पढ़ाई के लिए बाहर है या फिर कमाई के लिए बाहर है। या तो पढ़ने के लिए बरही भी नहीं, हजारीबाग या रांची या दिल्ली जाते हैं अगर उनको अगर अपने बच्चे को पढ़ाना है तो। और अगर कमाई करना है तो अगर 10th क्लास तक की पढ़ाई किए हैं तो वो या लेबर, कुल्ली, मजदूर बनने के लिए वो दिल्ली, मुंबई, गुजरात के कारखानों में पीसने जाते हैं। और यही देखा गया है कि जो छोटे क्षेत्र के लोग, यानी कि बरही जैसी जगह की बात कर ली जाए तो काफ़ी छोटा क्षेत्र है, वहाँ रोजगार की भी कमी है और कहीं ना कहीं एजुकेशन के मामले में, जैसा कि अभी अविनाश जी ने बताया कि इस चीज़ की कमी है, इसीलिए लोग या तो खाने के लिए बाहर जा रहे हैं यानी कि कमाई के लिए, या फिर पढ़ाई जी जुड़े हुए हैं। अविनाश जी, अभी अभी आपने जानकारी दी कि 51 लड़कियों का सामूहिक विवाह कराया है आपने, तो ये प्रेरणा कहाँ से आई? क्योंकि दहेज के भी खिलाफ हैं आप, ऐसे में जो हम बातें कर रहे हैं वो बेटियों के ऊपर ज़्यादा की जा रही है, उनके एजुकेशन, उनकी पढ़ाई, उनकी कमाई, उनकी शादी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें आज भी विलुप्त कह सकते हैं कि कमी है इस चीज़ की। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि बेटियों के लिए ये चीज़ें करनी है? मैंने जैसे इससे पहले बताया कि मेरे भाई की पढ़ाई रुक गई, हाँ, एक बहन के वजह से। बिल्कुल। और मैं बहन को वजह नहीं बताता हूँ, इस समाज को और इस समाज में जो प्रथा चली आ रही है डॉरी की, उसको वजह बताता हूँ। तो बेटियों का विवाह जब मुझे लगा जब मेरे घर में मेरे भाई की पढ़ाई रुक सकती है और बेटी की वजह से, और बेटी को यही वजह है कि बेटी को बोझ समझा जाता है। बेटियां बोझ होती नहीं है, समाज की वजह से बेटियों को बोझ समझा जाता है। तो इसलिए हमने ये अपने घर से शुरुआत किया, खुद से शुरुआत किया। जब खुद से शुरुआत किया तो समाज पे इसको कैसे लेके आ पाए। तो जब मैंने बताया कि जब मैं उस फर्स्ट लाइन को भी, मैं फर्स्ट टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया था, जब मैं बताया कि जब मैं अपने दादी घर से नानी घर जाया करता था, नानी घर से बुआ घर जाया करता था, जब भी मैं वहाँ आसपास में घुमा करता था तो देखा करता था कि बेटियों को, जब मैंने अपने घर देखा तो वही चीज़, सेम चीज़ और घरों में भी हो रही थी कि पढ़ाई रुक रही थी या ढंग की
व्यवस्था, मतलब व्यवस्था घर में अगर कुछ अच्छा करना चाह रहे तो नहीं कर पा रहे कि नहीं उस बड़ी बेटी की है, उसके शादी, हमारे यहाँ बोला था बेटी सयान हो गई है अब शादी करनी है, शादी की उम्र हो गई रही है। तो भैया बेटी सयान हो गई तो अच्छी है ना, बेटी को अच्छा से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसको कोई अफसर काबिल बनाएंगे, काबिल बनाएंगे, उनके शादी पे क्यों जोर देते हैं? तो उनके शादी पे जोर इसलिए देते हैं कि नहीं अभी अभी शादी कर देंगे तो क्या है कि अभी कम पैसा में शादी हो जाएगा, लेकिन अगर पढ़ा देंगे तो फिर ज़्यादा पैसा लगेगा, क्योंकि अब अगर कोई बच्ची अगर मेडिकल पढ़ लेगी तो उसके लिए डॉक्टर ढूंढना होगा। इनसे मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं समझ रही हूँ। इस पर एक लाइन याद आ रही है कि एक गाना लिखा गया था, सत्यमेव जयते एक सीरियल आता था कि बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मझधार में नैया, पतवार बनूंगी लहरों से लड़ूंगी, मुझे क्या बेचेगा रुपया। तो बेटियों के लिए जो आप काम कर रहे हो कहीं ना कहीं काफी सराहनीय है। मैं क्या सारी बेटियां ये कहेंगी कि आप बरही क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल ही मन में आता है अविनाश जी कि आपने मेहनत, रोजगार, बेटी की शिक्षा, कमाई की बात करी, तो ये मैंने पढ़ा है कि आपने बरही क्षेत्र में, जो बरही अनुमंडलीय क्षेत्र आता है, वहाँ रोजगार मेले का भी आयोजन करते हैं। तो ये दर्शक जानना चाहेंगे कि किस तरीके का रोजगार और किन किन लोगों को कैटेगराइज करके आप रोजगार देते हैं। तो क्या है कि देखिए मैं बरही का बेटा नहीं हूँ, उस माटी का बेटा, सॉरी नेता नहीं हूँ, मैंने बेटा गलत बोला, उस माटी का नेता नहीं हूँ। नेते लोग आते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, हाँ, बस चले जाते हैं, कुछ छिपा नहीं हुआ लोगों से। क्या मैं उस जगह उस घर का बेटा हूँ, मैंने उस मिट्टी की समस्याओं को जाना, उस समस्याओं को जाना ही नहीं, उस समस्याओं से टकराया हूँ, महसूस किया है, इसीलिए जाना, टकराया हूँ, अपने जिंदगी में उस समस्याओं से जूझा हूँ, क्योंकि मैं भी उसी समस्या का शिकार हुआ। मैं भी पढ़ाई के लिए मुझे भी अपने घर, अपनी मिट्टी, अपने आंगन को, अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ना पड़ा, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो या कमाई के लिए हो। आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों तक, वहाँ के नेताओं तक जो क्वेश्चन मार्क करते हैं मुझ पर, उन तक पहुँचाना भी चाहूँगा। बहुत लोग बोलते हैं मुझे वहाँ पर कि अविनाश आर्या कहाँ था उतने दिनों से, तो मैं उन लोगों तक भी ये बताना चाहूँगा, आज अविनाश आर्या आपके सामने बैठा हुआ, आप देख सकते हैं इस अविनाश आर्या का एज क्या होगा। जी बिल्कुल। इस एज में अविनाश आर्या को क्या, मैं एक बुजुर्ग इंसान नहीं बैठा हूँ कि पूरा जवानी खपा दिए हैं आप, बुढ़ापा में यहाँ पे आए हैं और बात कर रहे हैं। मैं इसी जवानी में आया हूँ जब क्रांति ला सकते हैं, इसी जवानी में लोग क्रांति लाए थे, देश आज़ाद करने के लिए लड़े थे। तो अविनाश आर्या, आपके द्वारा जो व्यवस्था किया गया था वहाँ पे, क्या व्यवस्था किया गया था कि आपके जिस मिट्टी में ने आपको नेता, विधायक, मंत्री, सांसद बनाया, आपने व्यवस्था किया था कि इस मिट्टी के घरों में कैसे लेबर, मजदूर, कुल्ली पैदा हो, ये व्यवस्था किया था उन्होंने। क्योंकि आज तक अगर आपने एक ग्रेजुएट कॉलेज नहीं दिया वहाँ पे, एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं दिया, एक नर्सिंग कॉलेज नहीं दिया, पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं दिया, यानी कि आपने सोच रखा था कि मुझे क्षेत्र में विकास होगा ही नहीं, यहाँ के लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, आपको वहाँ से चाहिए लेबर, चाहिए कुल्ली, चाहिए मजदूर चाहिए। आपने कभी चाहा ही नहीं कि यहाँ पे अफसर पैदा हो, आपने चाहा ही नहीं कि यहाँ पे नॉलेज आए, क्योंकि अगर नॉलेज आ जाएगा तो उनको पता चलेगा कि जो बेहतर कार्य कर रहे हैं उनको मुझे चुनना है, जो मेरे भविष्य को देख रहे हैं उनको मुझे चुनना है, जो मेरे कमाई की व्यवस्था करेंगे उनको मुझे चुनना है। आपको चाहिए था कि आपको झंडा कौन उठाए, आपको चाहिए था कि आपके लिए जयकारा कौन लगाए, आपको चाहिए था कि आपको माला कौन पहनाए, आपका कार्यकर्ता कौन बने। इसलिए मैं आपको बताया कि मैंने जब रोजगार की बात किया अपने, कि रोजगार मेले का आयोजन किया, मैं रोजगार मेले का आयोजन भी किया। हमारा जो टीम ने थे, उस टीम ने बात किया, बेंगलोर, दिल्ली के कुछ कंपनियां थे, उनके HR से बात किया। जैसे आप देखते होंगे टाटा आईफोन जैसे बड़ी कंपनी, आईफोन की कंपनी में बात की हम लोगों ने, टाटा हिताची कंपनी से बात किया, याजाकी मोटर्स से बात किया। तो उन्होंने जब बताया बरही के बारे में तो बोले कि बड़ा प्रभावित भी हुए और बोले नहीं इतना इमोशनल आप हैं। मैंने बड़ा इमोशन के साथ उनको बताया, उन्होंने कोऑपरेट करते हुए आए, मैंने उनका व्यवस्था सारा रखा, आए और करीबन 300 से 400 लोगों को हम लोगों ने प्लेस करने का कार्य किया, जिसमें बहुत सारी फीमेल्स, हमारी बहन लोग भी थी, भाई लोग भी थे। और अभी मुझे लगता है ये दुर्गा पूजा के बाद मैक्सिमम लोगों का प्लेसमेंट वहाँ पे हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, मैं अभी भी मैं असंतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता ही नहीं हूँ कि पढ़ाई के लिए भी बाहर जाना पड़े और कमाई के लिए भी बाहर जाना पड़े। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं खुद शिकार हूँ। लोग पढ़ाई के लिए तो एक जब माँ अपने कोख में एक बच्चे को 9 महीना रख के पैदा करती है, फिर उसको पालती है, जब वो बच्चा पैदा होता है सबसे पहले तो ये सोचती है कि मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सहारा बनेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब उनकी बुढ़ापा का टाइम होता है ना, तो जवानी में तो पढ़ाई के लिए चले जाते हैं, और जब बुढ़ापे में जब उनका सेवा का टाइम होता है तो कमाई के लिए चले जाते हैं। और मैं बता दे रहा हूँ, इस दर्द से मैं खुद जूझा हूँ। आज मेरी माँ नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ, जब पढ़ाई और कमाई के लिए लोग जब बाहर जाते हैं तो कमाई के लिए जब बाहर जाते हैं ना, तो अगर उनके घर में उनके माता पिता अगर बीमार भी होते हैं ना,
तो लोग फ़ोन करते हैं, मेरी माता बीमार है, उस गांव में अगर कोई है तो कि प्लीज़ किसी तरह मेरी माता तक दवा पहुंचा दो, डॉक्टर है तो प्लीज़ मेरी माँ को डॉक्टर तक ले जाओ। कभी तो ऐसा भी होता है कि मतलब कि उनकी माँ का देहांत हो आता है और वो बच्चा आता भी है तो सीधे सीधे वो जो घाट होता है ना मुक्तिधाम, सीधे वहाँ पे अग्नि देने के लिए आते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि कोई अविनाश आ रहा है उसके घर में उसकी माता की मृत्यु हो जाए और वो आए तो सीधे वो मुक्तिधाम पे आए। तो मैं वहाँ का बेटा होने के नाते मैंने इस दर्द को झेला है। मेरी माँ की भी मृत्यु हो गई थी। मुझे लगता है कि मृत्यु के 2 दिन के बाद मैं घर पहुँचा और मैं सीधे उनकी लाश को देखा और मैंने बॉडी लेके सीधे जलाने गया। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि दूसरा अविनाश आर्य वहाँ पे फिर पैदा कोई हो, और मैंने ये कसम खा के वहाँ पे निकला है, चाहे वो राजनीति माध्यम से हो या सामाजिक के माध्यम से हो सकता है मैं राजनीति में आऊँ नहीं आऊँ, अगर आऊँ तो चुनाव लड़ूँ या नहीं लड़ूँ, और लड़ूँ तो जीतूँ या नहीं जीत पाऊँ, लेकिन ये कसम उस मिट्टी का मैंने ज़रूर खाया है कि वहाँ का कोई भी बच्चा पढ़ाई और कमाई के लिए बाहर नहीं जाएगा। पढ़ाई की संपूर्ण व्यवस्था वहीं करेंगे, कमाई की संपूर्ण व्यवस्था वहीं करेंगे। पढ़ाई के लिए आज जहाँ एक डिग्री कॉलेज नहीं है चारों ब्लॉक में, मैं डिग्री कॉलेज से लेके पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मतलब यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी तक की स्थापना करूँगा। रोजगार के लिए वहाँ पे जैविक खेती का एक प्लान कर रहा है, हमारा पूरा टीम जैविक खेती का प्लान कर रहा है। पूरा हम लोग पीएचडी की हो जो एग्रीकल्चर पे है, वो एग्रीकल्चर का पूरा एक पीएचडी टीम वहाँ पे रूट में उतरेंगे। हर जगह का सॉइल टेस्टिंग होगा कि कहाँ किस तरह का खेती किया जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग की, ताकि फिर वहाँ पे हम लोग मतलब रोजगार देने वाली खेती हम लोग कैसा कोई कर रहे हैं कि कमाई देने वाली खेती की व्यवस्था कैसे हो। तो हमारा पूरा है कि बरही का अब कोई भी बेटा अविनाश आर्य बन के अपनी माँ, अपने बूढ़े माता पिता को 2 दिन के बाद या फिर अपने मरी हुई माता पिता को नहीं देखेगा। अगर जिस तरह से एक माता पिता अपने बच्चे की सेवा करते हैं, उसी तरह अब बरही का बेटा भी पढ़ाई भी वहीं करेगा और अपने बूढ़े माँ बाप का सेवा भी कमाई करते हुए वहीं करेगा। ये अविनाश जी काफ़ी हार्ट टचिंग स्टोरी है, इससे कोई भी इंसान रिलेट कर जाएगा जो अपने पेरेंट्स को छोड़कर बाहर अपनी पढ़ाई और कमाई के लिए रह रहा है। नो डाउट मैं भी इस चीज़ को रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम अपने पेरेंट्स से अलग रही हूँ, काफ़ी टाइम। और हाँ, वो एजुकेशन के मामले की ही बात कर ली जाए, चूँकि मैं अभी बिहार की गया से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे भी आप एजुकेशन अपनी एजुकेशन पूरी कर सकते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन की बात कर ली जाए, इंजीनियरिंग, जर्नलिज्म, मेडिकल, तो देयर इज़ नन ऑफ द कॉलेज उस समय की बात हो रही है। अब चीज़ें डेवलप हो रही हैं, बढ़ रही हैं, तो ये काफ़ी बड़ा फैक्टर है जो आप इतना ज़्यादा इनिशिएट ले रहे हैं अपने समाज को लेकर, अपने काम को लेकर, लोगों के काम को लेकर। आसपास का जो क्षेत्र है, कहीं ना कहीं आप उस माटी के नेता का तो मुझे नहीं पता, वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हाँ, बेटा बनने का काम ज़रूर कर रहे हैं। डिस्कशन में एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। कई बार आप ये जिक्र कर रहे हैं कि बरही क्षेत्र में एजुकेशन की बात कर ली जाए या कमाई की बात कर ली जाए और पढ़ाई की बात कर ली जाए तो ना के बराबर है। उसका मसला क्या है, क्यों है वहाँ पर ऐसा, अभी भी स्थिति क्यों नज़र आती है ऐसी? आप एक समाज सेवी हैं, वहाँ पर काफ़ी करीब से उस एरिया को देखा है, तो क्या वजह है? देखिए, ना के बराबर नहीं, ना ही है, जीरो है। जैसे अभी आपने बताया कि आप अपने गया के बारे में बता रहे थे कि जब आप पढ़ रही थी तो एकदम नहीं था, लेकिन अभी कुछ कुछ हो रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि हमारे यहाँ नहीं हुआ और कुछ कुछ हो भी नहीं रहा है। बिल्कुल। क्योंकि वजह इनका मैं नेता नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर इस माटी से आप अपने घरों से, अपने एक पावर से, क्योंकि वो आपके वोट में, आपके वो एक वोट देने से इतना पावर है ना कि आप समझ लीजिए कि आप एक नेता, एक विधायक, एक मंत्री, सांसद बना सकते हैं, आप सीएम पीएम बना सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं, वहाँ पे लोग सोच नहीं पा रहे हैं। आप उस वोट से चाहे तो अपने घर में एसपी, डीएसपी, बीडीओ, सीओ, मेडिकल, डॉक्टर सब बना सकते हैं आप, लेकिन ये अभी लोग जाग नहीं पा रहे थे। तो इसी के तहत अब मैंने आपको बता दूं कि अभी प्रीवियस 7-8 दिनों से मैं बरही विकास पदयात्रा चला रहा था। ठीक है। उस पर पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य ही था कि बरही का विकास कैसे हो, बात ही नहीं करनी थी, उसमें विकास कैसे हो, उसके लिए मैं लोगों को जगा रहा था, बता रहा था। जागरूकता अभियान के तौर पर। जी बिल्कुल, वैसे ही जागरूकता अभियान थी, जिसमें लोग बोल भी रहे थे आप इतना गुस्सा के आप लोगों को डांट क्यों रहे हैं,
धमका क्यों रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं बता दूं, मैं उनको डांट नहीं रहा था, धमका नहीं रहा था, मेरे अंदर की वो आग थी, क्योंकि मैंने उस पीड़ा को झेला था। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप बोले कि मैं इमोशनल हो गया, ऐसे मैंने उस पीड़ा को झेला कि क्या बरही के बच्चे का यही काम है, क्योंकि बरही के घरों से अभी भी वहाँ के घरों से लेबर कुली मजदूरी निकलेंगे 80 साल होने वाला, क्या वहाँ के बच्चे कभी पढ़ नहीं सकते। मैं ये दावे के साथ आपके चैनल पे बोल सकता हूँ कि अगर बरही का कोई बच्चा अगर एसपी डीएसपी होगा या कोई भी अफसर भी होगा या एक नर्स भी होगा, तो मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि बरही की मिट्टी से पढ़ के नहीं होगा, उसे पढ़ने के लिए हजारीबाग या रांची आना होगा। तो मेरी पूरी ये विकास पदयात्रा जो चली, इस विकास पदयात्रा में लोगों से मैंने यही अपील किया कि इस बार जब भी आप लोग वोट दें, क्योंकि अभी भी वहाँ पे जब भी वोटिंग होती है तो वहाँ पे क्या देखा जाता है, जात, कि किस जात से बिलोंग कर रहा है सामने वाला, दिखा जाता है धर्म कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। और तो और मैं आपको क्या बता दूं कि जब चुनावी समय आती है तो बहुत हर जगह का ये है, मुर्गा और भात देखा जाता है, पैसे देखे जाती हैं। लोग अभी भी अपने घर में अपने बच्चों को नहीं देखते, उनके भविष्य को नहीं देखते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से शायद ये जो टॉपिक है सिर्फ बरही नहीं, हो सकता है कि देश के विभिन्न जगहों के लिए है, लेकिन मैं खासकर बरही, क्योंकि वो मेरा घर है, वहाँ के लोगों को मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि अगर जब भी इस बार वोट दें तो बड़े बड़े पोस्टर को देख के वोट नहीं दें, बड़े बड़े चेहरे को देख के वोट नहीं दें, कोई बड़ा बड़े चिन्ह को देख के वोट नहीं दें। अगर वोट देना ही है तो अपने घर में अपने छोटे छोटे मासूम बच्चे को देख के वोट दें कि कौन है इस बरही का लाल, कौन है इस बरही का मिट्टी का बेटा, जो इस मिट्टी के दर्द को समझता हो, जो आपके इन बच्चों के भविष्य को संभाल सकता है, इस बच्चे के भविष्य को बना सकता है। कौन है इस बरही का बेटा, इस मिट्टी का लाल, जो आपके घर के पति हैं, आपके घर के भाई हैं, आपके घर के बेटे हैं, जो अभी भी दिल्ली, मुंबई, गुजरात के कारखानों में पीस रहे हैं, आपके बूढ़े में आपको दवा नहीं पहुंचा पा रहे हैं, आपकी मृत्यु के बाद आपके घर में आ रहे हैं। तो कौन इस मिट्टी का लाल है जो उन कारखाने से उन बेटे को लेके आए और इसी मिट्टी पे उसकी कमाई की पूरी व्यवस्था कर पाए, ताकि बेटा आपका पढ़ाई भी यही करे, कमाई भी यही करे और आपके बुढ़ापे में आपका सहारा भी यही बने। तो अभी अभी आप सुन रहे थे अविनाश आर्य चंद्रवंशी जी को। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इनकी जो जर्नी है वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग रही है। हर लोगों की जर्नी इंस्पायरिंग रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी माटी से कनेक्ट करना और वहाँ के लोगों के लिए कुछ बड़ा करना, ये इनका सराहनीय एक सोच है और इस पर ये अमल कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर राजनीति में कदम रखेंगे तो भी इनका यही कहना है कि ये अपनी माटी के लिए और वहाँ के लोगों के लिए पढ़ाई और कमाई का साधन बनना चाहते हैं और उनके लिए कहीं ना कहीं एक रोजगार देना चाहते हैं, उनके लिए उनके क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। तो ये अभी आपने सुना, तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और कशिश न्यूज़ देखते रहिए। नमस्कार।